हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। आज बात होगी इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल बातें भी होंगी, सियासी और गैर सियासी हल्के। पाकिस्तान में जो है वो किस सूरत हाल में है इस वक्त, उन पर बात होगी। लेकिन हाल ही में मिस्टर मोहसिन नकवी बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात करके, डिस्कशन करके डिटेल्स दी है और एक्स्ट्राडिशन, हवालगी का मुतालबा किया है ब्रिटिश से मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा की। उस हवाले से बात करेंगे। यूके से बराह रास्त बैरिस्टर राशिद असलम ने हमें ज्वाइन किया है बुशरा खान लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लेट्स कट टू द चेस। आपसे जानना चाहूंगी, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, जिसमें उनकी डिस्कशन हुई है डिटेल्ड, और उन्होंने हवालगी, एक्स्ट्राडिशन का मुतालबा किया है मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा की। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और ब्रिटिश कवानीन क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे जब भी कोई एक्स्ट्राडिशन या हवालगी का मुतालबा होता है तो उसको एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003 के अंडर ट्रीट किया जाता है, डील किया जाता है। अब पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटी मौजूद नहीं है जिसके अंडर इस डायरेक्ट हवालगी हो सके। नॉर्मली जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, बाकी मुल्कों के साथ हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब भी हवालगी का मुतालबा होता है तो वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू होता है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने हाई कमिश्नर को डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें अरेस्ट वारंट होगा, जिसमें पार्टिकुलर्स होंगे, जो भी जराइम की तफसीलात या जो भी दफात उस पर लगी हैं उसके प्रॉपर पार्टिकुलर्स होंगे। वो उसके साथ एविडेंस का पलंदा होगा कि इस एविडेंस की बेस पे हम आदिल राजा या शहजाद अकबर की एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं बरतानिया से। तो उसको जो हाई कमिश्नर है यहाँ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेज देगा, जो इस वक्त शबाना महमूद है, जो एक पाकिस्तानी नजाद ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो इस वक्त यहाँ की होम सेक्रेटरी है। उनके पास जब ये एप्लीकेशन आती है तो फिर वो उस पर एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं सारे मंदरजात का जायजा लेके। और जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो फिर यहाँ पे कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट अपना काम आगे स्टार्ट करती है। जैसे कोर्ट का थ्रेशोल्ड काफी हाई होता है। अब कोर्ट में जब जाता है तो एक ड्यूल क्रिमिनलिटी मैपिंग पे इसको असेस किया जाता है कि अगर ये जुर्म यूके की सरजमीन पे सरजद होता तो आया कि ये जुर्म था, पहली बात। दूसरा, अगर ये जुर्म था तो इसकी सजा 12 माह से ज्यादा है या कम है। अगर 12 माह से ज्यादा है तो फिर एक्स्ट्राडिशन को रिक्वेस्ट किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। अगर 12 माह से कम है तो उसको नहीं किया जा सकता। तीसरा, इसमें अगर शहजाद अकबर या आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाता है तो उसमें कोई इस किस्म का केस तो नहीं होगा कि कोई और केस उन पर डाल दिया जाए, क्योंकि अगर एक्स्ट्राडिशन हो तो वो सिर्फ इसी केस की बुनियाद पे होती है जिस केस की बुनियाद पे तलब किया गया हो या एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की गई हो। और चौथा, कि ह्यूमन राइट्स की कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं होगी, कोई फेयर ट्रायल का राइट मिलेगा कोर्ट्स में, कोई इस किस्म की सिचुएशन तो नहीं होगी जिसमें फेयर ट्रायल का राइट ना मिले, या कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस तो नहीं होंगे। और तीसरा केस में अगर फर्ज करें वहां पे जाते हैं तो जो जेल की सूरत हाल जहाँ पे इनको डिटेन किया जाएगा वो कितनी अच्छी होगी, वो बरतानिया के मुताबिक होगी, बरतानिया की जेलों के मुताबिक होगी या नहीं, उन सहूलियात का जायजा कोर्ट लेता है। तो उसके बाद कोर्ट फिर अपना फैसला देता है कि उस शख्स को या इन दोनों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए या ना किया जाए। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, बट इसमें पाकिस्तान ने पहली दफा एक राइट जो कदम इस तरह लिया है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए किसी की एक्स्ट्राडिशन अप्लाई की है। प्रीवियसली हमने देखा जैसे अल्ताफ हुसैन की एक्स्ट्राडिशन अप्लाई की गई, या जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे उनकी भी एक्स्ट्राडिशन अप्लाई की गई, तो उसमें डिफरेंट तरीके से वो अप्लाई की गई थी। बट प्रॉपर एक वे के थ्रू पहली दफा मैंने देखा है कि एक एक्स्ट्राडिशन अप्लाई की गई है। तो अब आगे देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस पे सर्टिफिकेट इशू करती है या नहीं करती। अगर इशू करती है तो फिर कोर्ट्स का फैसला क्या होगा। बट ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें टाइम कितना काफी लंबा लग होता है ये जाता है। प्रोसीजर? कितना ये अरसा लग तकरीबन सकता है? 1 से 2 साल लग जाएंगे इसमें। यानी ये 1 से 2 साल लग जी जाएंगे। जी, तो ये उस दौरान इजी प्रोसीजर नहीं मिस्टर होता। ठीक, तो उस दौरान मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा अंडर ऑब्जर्वेशन हो गए, या विद इन हम कह सकते हैं कस्टडी में होंगे, या वो इंडिपेंडेंटली अभी अपने केस को देख सकते हैं वहां पर बीइंग इन यूके? नहीं, कस्टडी में तो वो बिल्कुल नहीं होंगे। उसमें वो उनका राइट है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना। फिर कोर्ट में
लेट्स सपोज इसमें जो सेक्शन 194 जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है उसके अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं, तो कोर्ट में वो अपने राइट के लिए कह सकते हैं कि जी हम पे जो भी उन्होंने अपना डिफेंस लेना हो कोर्ट में वो ले सकते हैं इसके खिलाफ। अभी तो जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद वो कोर्ट का मरला है, उसमें वो अपना जो भी डिफेंस देना चाहें वो दे सकते हैं। तो उसे एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें कोर्ट हेयरिंग होती है, फिर कोर्ट में उनको जाना पड़ता है। तो लेकिन ये कि उसमें डिटेंशन वाला कोई काम नहीं होता, उसमें नोटिस सर्व किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट के जो नोटिस है उसकी तामील होती है, बाकी ठीक हो गया। डिटेंशन या उस हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं है। तो सर ये बताइए, पाकिस्तान और ब्रिटिश की अगर बात करें, कोई एग्रीमेंट इनके दरमियान हुआ हुआ है एक्स्ट्राडिशन के हवाले से? कोई पॉलिसीज मेंटेन्ड है ऑलरेडी? देखिए इसमें कुछ स्टैंडिंग एग्रीमेंट तो कोई मौजूद नहीं है। हाँ, वक्तन फवक्तन हवालगी होती रही है मुल्ज़मान की, जैसे बरतानिया ने पिछले अदवार में काफी सारे मुल्ज़मान जो थे वो पाकिस्तान से लिए थे, पाकिस्तान हुकूमत ने उनको हवाले किया था, बट डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू होती रही है। पाकिस्तान ने कोशिश जरूर की थी कोई इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की, इस किस्म के एग्रीमेंट की, लेकिन इस वक्त कोई स्टैंडिंग एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन जहां पे कोई स्टैंडिंग एग्रीमेंट मौजूद ना हो तो एडहॉक अरेंजमेंट के तहत कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। इसमें ठीक। डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जिस तरह पहले मैंने बताया कि वो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू वो एप्लीकेशन कोर्ट को मुतालबा चली किया जा जाती सकता है। है। हाँ, अगर एग्रीमेंट मौजूद होता है डायरेक्ट कोर्ट में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे मुतालबा डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू किया जाता है, और फिर वो अंडर सेक्शन 194 उसको यहाँ की हुकूमत, यहाँ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ की होम सेक्रेटरी उसको डील करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं। ठीक हो गया। तो सर ये बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करते हैं यूके में मकीम, वो एक्स्ट्राडिशन के इस पर्टिकुलर केस को किस तरह देख रहे हैं, जिसमें मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा हाईलाइटेड है, डिमांडेड है? जी, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे राय जो है वो तकसीम है, क्योंकि कुछ लोग उनकी वाबस्तगी पीटीआई के साथ है, कुछ लोगों की बाकी पार्टीज के नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ है, बट ज्यादातर तादाद जो है वो पीटीआई के साथ है। ओवरसीज पे हमेशा इल्जाम लगता रहा है कि यहाँ की ज्यादा तादाद पीटीआई के साथ थोड़ा अटैच होती है। तो उस हवाले से ये है कि लोगों की ज्यादा हमदर्दी है यहाँ पे पीटीआई के हवाले से उनके साथ मौजूद है, लेकिन ये हमदर्दियों की बुनियाद पे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोर्ट फैसला नहीं करती। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, अपना एक वे होता है जिसको अडॉप्ट करके कोर्ट ने फैसला करना है। बट आगे देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करती है। और इसमें पिछले प्रोटेस्ट में इन इन दो जो लोग थे इनमें से कभी न कभी कभार एक आध को देखा गया है जो प्रोटेस्ट में पीटीआई के में भी जाते रहे। तो पीटीआई के साथ ऑब्वियसली उनकी एक एफिलिएशन तो है, बट ये है कि लोग जो हैं वो उसी हवाले से एफिलिएट करते हैं अपने आप को, ओवरसीज पाकिस्तानी। बट अभी तो ये कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने इस पर डिसाइड करना है, लोगों ने नहीं करना। सो लेट्स सी कोर्ट क्या फैसला करती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। लेकिन सर मैं इसके साथ साथ ये जानना चाहूंगी, अगर बात करते हैं पीटीआई की जमात की, पीटीआई की सियासी जमात की, स्पेशली जो मेंबर्स जो पीटीआई के हैं और मुकीम यूके में, और इसके अलावा जो पीटीआई फॉलोअर्स हैं, आपको क्या लगता है इसके बाद उनमें किस तरह की लहर दौड़ रही होगी, और वो क्या रिस्पांस दे रहे हैं अब टिल टू डेट जब हमारी बात हो रही है, और आपको लगता क्या है कि मजीद आगे और क्या हो सकता है उनके एंड से रिस्पांस? पीटीआई तो हमेशा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव जमात गिनी जाती है पाकिस्तान में। उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है हमेशा। तो बाकी उनके अपने जो भी आप कह लें व्यूज हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं या नॉर्मलाइज हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट इस पे कल परसों से काफी ज्यादा इस पे बात हो रही है यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी चैनल्स के थ्रू जो सोशल मीडिया का हिस्सा है। बट उस पे उस बेसिस पे राय बनाना वो बड़ा मुश्किल है, एक तो ये बात है। बट ओवरसीज को एक और मैं आपके तवज्जुह से एक और नुक्ता मैं कहता जाऊंगा कि प्लीज। पीटीआई की वजह से ओवरसीज को निशाना भी बहुत ज्यादा बनाया गया। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टरों ने ये भी कहा कि ड्यूल नेशनैलिटी खत्म कर दी जाए और इस किस्म का कानून लाया जाए कि ड्यूल नेशनैलिटी ना हो। देखिए दुनिया में लोग अब ड्यूल नेशनैलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जब मिसाल जो मिनिस्टर्स हैं वो देते हैं, वो इंडिया की मिसाल देते हैं, वहां पे ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है, वहां पे ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है। इसी वजह के से इंडियंस जो ओवरसीज है उनकी रूट्स इंडिया में मजबूत नहीं है। इसी वजह से जो इंडियन वहां से निकल आते हैं वो अपने आप को दूसरे ममालिक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी वजह से इंडिया में रेमिटेंस बास
सूबों में तो जाती हैं, लेकिन मोस्टली लोग जहाँ पे जाते हैं वहां पे सेट हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी इसने 38.3 बिलियन की रेमिटेंस एक साल में भेजी है, जो एक रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूँ कि उस हवाले से जो ओवरसीज को जो राइट्स मिलने चाहिए या जो उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, वो तो कभी भी नहीं होती। यहाँ से तो हम जब मोबाइल लेके जाते हैं तो हमारे मोबाइल्स पे भी टैक्स ले लिया जाता है और एक एलियंस की तरह डील किया जाता है। बहुत सारे मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, हालांकि जब आते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के यहाँ पे खाने भी खाते हैं, खातर मदारत भी करवाते हैं, पर वहां पे जाके एक डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। ये एक डिफरेंट किस्म की ओपिनियन आप कह लें, या एक डिफरेंट किस्म की चीज है जो देखने में आती है, जो बाकी ममालिक में नहीं है। बाकी ममालिक में ओवरसीज जो होते हैं उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। हाँ, अगर 38.3 बिलियन किसी और ओवरसीज ने भेजे होते तो एक डिफरेंट रिस्पॉन्स होता, बट पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है। तो ये मैं ये समझता हूँ आपके तवज्जुह से कि ये एक लम्हा फिक्रिया, इस पे बात होनी चाहिए कि सिर्फ एक पार्टी की एफिलिएशन की वजह से ओवरसीज कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से भी एक इशू होता है कि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। लंदन मरकज रहा है हमेशा प्रोटेस्ट का। लंदन में जो कवानीन है आज़ादी राय के, वो थोड़े से इजी हैं एज कम्पेयर टू अरब कंट्रीज कह लें या बाकी ममालिक। जो अमेरिका है उसमें तो वैसे ही पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है उस हवाले से। तो ये भी एक वजह है कि यहाँ पे ज्यादा हंगामे होते हैं, ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। बट आप अगर ओवरसीज को कुछ चंद लोगों की वजह से निशाना बनाते हैं प्रोटेस्ट की वजह से, वो बहुत कम लोग हैं। बाकी ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बड़े मुहज्जब लोग हैं, और उन्होंने अच्छा यहाँ की कम्युनिटी में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की हुई है। तो लोगों की अपनी राय जरूर है। जैसे ये जो अभी जो एक्सट्राडिशन की रिक्वेस्ट आई है उस पर राय जरूर है। जो भी हामी एक स्पेसिफिक सियासी जमात के हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, बाकी चीजों पे भी कर रहे हैं। बट एक और जो अमल है, या एक और जो अमर है जो मैंने देखा है यहाँ पे, कि बाकी ममालिक से जब लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं या पॉलिटिशियंस आते हैं या एंकर्स आते हैं, तो अ, बाकी ममालिक के जो लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे कितना ही उनका उनके साथ इख्तलाफ हो, सेलिब्रिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ या बाकी लोगों के साथ। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उस तरह रिस्पेक्ट नहीं देते हमारी सेलिब्रिटीज को। देखें, जो जिस शख्स ने भी किसी भी जगह में, चाहे मीडिया में एंकर हैं या बाकी किसी भी पॉलिटिशियन है, किसी भी जगह पे उसने इज्जत कमाई है, तो उसमें बेसिकली उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पाकिस्तानी और नाइजीरियंस के साथ ये थोड़ा सा हादसा है कि ये अपनी सेलिब्रिटीज को उस तरह कदर नहीं करते हैं जिस तरह बाकी ममालिक में की जाती, जैसे इंडियंस करते हैं या बाकी ममालिक करते हैं। इस पे भी एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक बात होनी चाहिए, ये जो थोड़ा बदतमीजी का कल्चर है वो कम होना चाहिए। तो ये भी एक इशू है। बाकी एक और आपके ही हवाले से मैं बात करूंगा, जो एविडेंस है कि जो पाकिस्तान ने जो एविडेंस देनी है, कि एविडेंस किस किस्म की हो सकती है। जी सर, मैं इसी हवाले से आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन इससे पहले आपने ये जो बात की है एविडेंस पे भी हम जाते हैं अगेन रिगार्डिंग एक्सट्रेडिशन। लेकिन आपने ये जो बदतमीजी के कल्चर की बात की और ये जो नोशन की बात की, या हम कह देते हैं कि ये गहरा फुकदान है जो कि पिछली सदियों से चलता आ रहा है, सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज हमारे यहाँ आर्ट्स कल्चर सोसाइटी को उस तरह से रिस्पेक्ट और वो लेवल नहीं दिया जाता जिस तरह से बाकी कंट्रीज में उसकी एक्सेप्टेंस है और उसको उस तरह से वर्थ किया जाता है, वर्थ इट समझा जाता है। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में इसमें बेहतरी आएगी, पढ़ी लिखी नस्लें इसको अंडरस्टैंड करेगी, वो एक चेन या वो शेकल्स ब्रेक होंगी जिसमें सेलिब्रिटीज को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि उनकी उस फील्ड को उस ग्रेड का नहीं समझा जाता, और पर्सनल ओपिनियन या ऑफेंसिव रिमार्क्स के साथ उनको खुद से एवेलुएट करके कहा जा सकता है कि उनकी इमेज को जो है वो या डीवैल्यू किया जाता है, इन क्रक्स अगर हम बात करें, ऐसा बात की जाए। देखिए, इशू ये है जो बाकी ममालिक में, जैसे यूके में है या अमेरिका में है, पिछले दिनों मैं अमेरिका में था, तो जो मैंने देखा है कि वहां पे अ, अगर किसी को
जो शोज होते हैं, नॉर्मल शोज होते हैं, लेट्स सपोज अगर 8 घंटे के का टीवी एक्टिव शोज हैं, तो उसमें से 2-3 घंटे सेलिब्रिटीज के होते हैं। किसी को बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, मजाक नहीं उड़ाया जाता उनका। यहाँ पे बहुत सारे चैनल, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें सेलिब्रिटीज को बुला के तो जोक्स हो रहे होते हैं, ये वो भी पार्ट होता है, बट एक डिफरेंट नौइयत के प्रोग्राम्स होने चाहिए। एक तो दूसरा, अवेयरनेस थोड़ी सी इस हवाले से बातचीत करनी चाहिए मीडिया के थ्रू इस पे, इस इशू पे, कि देखिए जो भी सोशल, एक तो सोशल मीडिया है जो एक साइड पे है पाकिस्तान का, जो बहुत ही अग्रेसिव है इस वक्त, जो सोसाइटी को मैं समझता हूँ शेप भी कर रहा है और डी शेप भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो चैनल्स हैं उनकी तो अपनी जिम्मेदारी है, उन मतलब उनको तो अवेयरनेस के प्रोग्राम इस हवाले से करने चाहिए। नो, डजंट मैटर कि लोग क्या समझते हैं, क्या बात करते हैं, बट इस इशू पे बात तो होनी चाहिए, रेस्पेक्ट के इशू पे। पहले पाकिस्तान की सोसाइटी 20 साल पहले तो इतनी अग्रेसिव नहीं थी, ऐसी बदतमीजी तो नहीं थी जैसे अभी देखने में आ रही है 15-20 साल से। और अ, थोड़ा सा आप ये कह लें कि इखलाकी इकदार भी चेंज हुई है सोशल मीडिया के हवाले से। जिस तरह सोशल मीडिया को यूज करना शुरू कर दिया गया पाकिस्तान में, जो यहाँ पे ममालिक है वहां पे इतना चेंज नहीं आया, इतना बड़ा चेंज नहीं आया। यूके में इतना बड़ा चेंज नहीं आया सोशल मीडिया की के हवाले से कि उसने इखलाकी इकदार को, मोरालिटी को चेंज कर दिया। और अमेरिका में भी इतना बड़ा चेंज नहीं आया। हाँ, सेलिब्रिटी जरूर बनी है, लेकिन जो लोग जो उन अखलाकी इक़दार को कायम नहीं रख सके वो डिफ्यूज हो गए, और वो लोग जिन्होंने उनको कैरी किया वो आगे बढ़े। तो पाकिस्तान के हवाले से ये थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है कि सोशल मीडिया से भी जो लोग आगे आए हैं तो वो बहुत ज्यादा अपहोल्ड नहीं करते जो अखलाकी इक़दार है। ये थोड़ा सा उसमें फुकदान है। जो लगता था कि बाय द टाइम लोग रिसाइकिल हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान में मुझे लगता है कि थोड़ा इशू है। बट मीडिया जो आप जैसे चैनल्स हैं, अच्छे चैनल्स हैं, उनको इस पे बात करनी चाहिए, वही इसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीबीसी बैठा है, स्काई बैठा है, तो इस किस्म के इश्यूज पे इन डेप्थ कन्वर्सेशंस होती है, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, पूरे पूरे स्टूडियोज भरे होते हैं लोगों से, लोगों की राय ली जाती है किस तरह हम इस चीज को एड्रेस करें, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है इसमें ताकि एक राय बने उस पे। और सोसाइटी की राय हमेशा अच्छे एंकर बनाते हैं, अच्छे स्टूडियोज में बनती है और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि टीवी चैनल्स भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो ये थोड़ा सी चीजें हैं जिसपे मेरा ख्याल है कि ओपनली बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान में रिस्पेक्ट के हवाले से, कदरों के हवाले से थोड़ा सा जो सवाल आ रहा है वो उस पे बात होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं या पॉलिटिकल आपके किस तरह के वो हैं, नजरियात क्या हैं, लेकिन एक अगर पॉलिटिकल लीडर किसी भी जमात का सड़क पे चल रहा है तो किसी को हक नहीं बनता कि उसके हवाले से बात करे या उससे बदतमीजी करे उसके पॉलिटिकल अकायद की बुनियाद पे या पॉलिटिकल व्यूज की बुनियाद पे। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस इशू को फ्लैग अप करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। सेकंड ईयर ओपिनियन, आपकी जो राय है उम्मीद है कि सुनने वालों तक ज़रूर पहुंचे और इस पर इम्प्लीमेंटेशन, नज़रसानी हो और एग्जीक्यूशन तक ये ज़रूर जाए। लेकिन सर, अगेन कमिंग बैक टू एक्सट्रेडिशन, एविडेंस पाकिस्तान की जानब से क्या होना चाहिए, सॉलिड जस्टिफाइंग, कि यूके जो है, यूके ब्रिटिश, उनके जो कवानीन है वो कन्विंस हो हवालगी के लिए मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा की। जी, अच्छा, इसमें हमेशा हमने एविडेंस पे मार खाई है। जब अल्ताफ हुसैन की एक्सट्रेडिशन हुई या बाकी लोगों की हुई, तो उसमें जब एविडेंस आती है तो एविडेंस पाकिस्तान बेस्ड एविडेंस आ जाती है, जो पाकिस्तान स्टाइल है। उसमें बेसिकली यहाँ पे जब ड्यूल मैपिंग होती है, क्रिमिनलिटी मैपिंग होती है, तो उसमें एविडेंस को भी परखा जाता है कि एविडेंस किस किस्म की है। अब लेट्स सपोज उन्होंने अपने कंटेंट्स जो भी अपने मीडिया के थ्रू कहे हैं, तो उसको आपने जो जुर्म साबित करना वो किस तरह करेंगे। या शहजाद अकबर जो पाकिस्तान में कुछ करके आए हैं, अगर वो जुर्म है तो उस जुर्म को की सजा यहाँ पे भी उतनी बनती है या नहीं बनती। क्योंकि आपने प्रीवियसली देखा होगा कि यहाँ पे आदिल राजा साहब के ऊपर वो डेफेमेशन का भी केस था, लेकिन वो सिविल नोयत के केस होते हैं, उसमें क्रिमिनल फैक्टर नहीं होता, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ पे आजादी राय है। अगर आपको फर्ज करें किसी की बात की वजह से तकलीफ पहुंची या नुकसान हुआ, आप डेफेमेशन क्लेम कर सकते हैं, जो एक सिविल किस्म का सूट है, जो यहाँ की हाई कोर्ट में होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन
उसको क्रिमिनली उसको एफिलिएट करना वो एक हाई थ्रेशहोल्ड है उसका काफी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे कंटेंट्स दिए हैं, उन कंटेंट्स की बुनियाद पे अगर वहां पे पाकिस्तान में इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई है या कोई इसमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई हैं, तो आपने उसको प्रूव करना है, पाकिस्तान ने उसको प्रूव करना है, पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है, रिलेट करना है, उसको एक प्लंदा पूरा देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर रिलेट करना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान हमेशा मार खा जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, शहजाद अकबर साहब के हवाले से अगर वहां पे कोई केसेस हैं, उन केसेस को ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। उसमें बेसिकली अगर कोई जुर्म हुआ है तो उस जुर्म का थ्रेशहोल्ड काफी हाई है उसको प्रूव करने का, वो प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी बेस पे आगे यहाँ पे कोर्ट उसको चेक करेगी। एक तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान की हुकूमत को यहाँ पे जो भी कोर्ट है उसको गारंटी देना पड़ेगी कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। दूसरा, इन दोनों को फेयर ट्रायल का हक मिलेगा, वहां पे ट्रायल में कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसकी वजह से कोई अनजस्ट चीज हो। और तीसरा, वहां पे अगर जाते हैं तो जहां पे भी डिटेन किया जाएगा, डिटेंशन की सहूलियात अच्छी होंगी, कोई डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा कि मतलब उनको मारा जाए, पीटा जाए, टॉर्चर किया जाए। ये सारी गारंटीज पाकिस्तान ने देनी होती हैं, ये थ्रेश होल्ड है। और अगेन मैं एविडेंस की तरफ आता हूँ कि एविडेंस जो है पाकिस्तान की, आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या एविडेंस दी है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने इस किस्म के चीजों को एक्सरसाइज करके देखा है और एविडेंस से पाकिस्तान हमेशा मार खाता रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब की एविडेंस के बेस पे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 194 उन्हें देना है, वो सर्टिफिकेट देंगी, फिर कोर्ट में जाएगा। तो एविडेंस का थ्रेशहोल्ड बहुत ज्यादा हाई है। वो जो कंटेंट्स, फर्ज करें आदर राजा साहब अगर यहाँ पे कुछ बैठ के ऐसा कहते रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इफेक्ट हुआ, एक मेयर अजर्शन के वो हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडा करते रहे हैं या इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा करते रहे हैं, वो एनफ नहीं है। एनफ जो सफिशिएंट एविडेंस होगी कि उसकी बुनियाद पे वहां पे हुआ क्या है, वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी क्या हुई है, वहां पे नुकसान क्या हुआ क्रिमिनली, कोई ऐसी चीज जिसमें प्रोसिक्यूशन हो सके, वो एविडेंस देना बहुत जरूरी है। वो इसी तरह शहजाद अकबर साहब ने अगर वहां पे कोई इस किस्म की कोई क्रिमिनल को माली बेज़ाब्तगी की है या कोई करप्शन में इन्वॉल्व है या इस किस्म की, तो उसके उसके सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना बहुत जरूरी है, और फिर उसको हायर थ्रेशहोल्ड पे यहाँ पे डील किया जाता है। अभी को 2-1 साल पहले यहाँ पे विजय माल्या का बड़ा फेमस केस हुआ था, जिसको इंडिया हमेशा मोदी जो गवर्नमेंट है हमेशा वो पुश करती रही यहाँ की हुकूमत को भी कि उसको हवाले किया जाए हमारे, लेकिन उसमें भी सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से उनकी एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाई थी। तो पाकिस्तान को फुल अच्छे तरीके से सारी एविडेंस को तैयार करना पड़ेगा, फिर आगे कोर्ट में भी ये केस जाना है, कोर्ट में दोनों पार्टीज ने अपने चीजों को देखना है। यहाँ पे तो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरा प्लंदा लेके कोर्ट में जाएंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपनी बेस पे जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ शहजाद अकबर या अदर राजा साहब होंगे अगर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से। सो ये थोड़ा सा इसमें अभी काफी टाइम लगेगा, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बट जिस तरह मैंने पहले कहा कि थ्रेशहोल्ड बहुत ज्यादा हाई है, इसमें एविडेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जिसकी बेस पे जज को कन्विंस किया जा सके कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और ये अब पाकिस्तान के द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, वी वुड रादर से कि अब उन्होंने अगर मुतालबा किया है हवालगी का मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा की, so they have to bring something at the table, justify the grounds on which basis they can actually ask for extradition. बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की है वो हम सबके सामने है। लेकिन सर, अगर बिफोर वी रैप अप दिस सेशन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक्स्ट्राडिशन और ये जो भी चल रहा है उसको अगर हम साइड पे रखते हैं और एक वाइड लेंस से देखते हैं, उस एंगल से देखते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से जो जो स्टेप्स ले रहा है पाकिस्तान की हार्मनी पीस के लिए या उसको स्मूथ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए, क्या लगता है आपको कि ये भी इसी का हिस्सा है? सो हाउ डू यू सी कि पाकिस्तान इसको किस तरह से अपनी इमेज को है वो दुनिया में फैला रहा है? सॉफ्ट इमेज और मजीद सॉफ्ट हो रही है, डेवलपमेंट की तरफ इशारा है, या आपको क्या लगता है कि इट्स बियॉन्ड अनदर स्टेप्स और इट वाज नीडेड, जरूरत थी वक्त में इस वक्त जरूरत थी? क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो स्टेप है
मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रीमेच्योर है अभी, क्योंकि जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी चीजों की तरफ देखें तो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है इस वक्त वो बहुत अच्छी बात है। जहां पे भी अब जाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया मैं यूएसए में था, न्यूयॉर्क में, तो वो लोग जो पाकिस्तान की बात नहीं सुनते थे वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छे हलकों में पाकिस्तान की बात होती है। पाकिस्तान ने अपना नाम रिसेंटली, जो पिछले जो भी वाकयात हुए इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान ने अपना नाम बनाया है। वो पाकिस्तान को अब लोग पहचानते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। ओवरसीज, हम बीइंग ओवरसीज हम प्राउड करते हैं इस बात पे, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ अरसे में। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि उस डेवलपमेंट को हमें जाया नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारी चीजें, तनकीद होती रहती है, दूसरे मुल्कों में बैठ के लोग तनकीद करते रहते हैं, लेकिन तनकीद में ये देखना जरूरी है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका अपना कद कितना बड़ा है, वो कितने कदावर सियासी तौर पे लोग हैं, पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं, कितना उनकी स्ट्रेंथ है। अभी आपने जिस तरह कोर्ट में देखा, आदिल राजा साहब ने एक केस एक राइट। लूज भी किया, तो मतलब एक क्रेडिबिलिटी का भी इशू फिर बाद में आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मोहसिन नकवी, हालांकि ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, आई डोंट नो किस बेसिस पे उन्होंने किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है उनको देनी और पड़ेगी। अब तो स्टेप जरूरत है उन्होंने काफी बड़ा पाकिस्तान ले की। लिया है। स्टेप उन्होंने काफी बड़ा ले लिया है। अब लेट्स सी कि किस तरह वो आगे हाँ इसको जी, प्रोसीड करते हैं। आगे लेट्स अभी सी। तो दौड़ शुरू हुई है, देखते और हैं घोड़े अगर, किस तरफ दौड़ते हैं। हाँ जी, और अगर पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं कर पाता, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राउंड्स वैसे नहीं आते जिस बेसिस पर ये जो है एग्रीमेंट, हम कह सकते हैं ब्रिटिश जो है इसको एग्री करेंगे, क्या लगता है फिर आपको क्या हो सकता है? दूसरा पहलू आप क्या देखते हैं? हो सकता है, मुझे हो सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको एक्सेप्ट कर लें और वो सर्टिफिकेट आई इशू सी। कर दें। लेकिन मुझे ये लगता है कोर्ट में जाके काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के लिए। कोर्ट में हो सकता है कोर्ट इसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से हो सकता है कोर्ट इजाजत ना दे हुकूमत को, यहाँ की हुकूमत को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए इन दोनों के लिए। ये मुझे एक लगता है चलें, जो लेट्स मैं सी। देख रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपनी राय पेश की और उम्मीद है कि नाजरीन को भी आज का सेशन पसंद आया होगा। और अगर नाजरीन अपनी राय देना चाहते हैं एक्सट्राडिशन के हवाले से, दे आर मोस्ट वेलकम, लेट अस नो इन द फीड सेक्शन बिलो डाउन। एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज बुशरा खान्स लाइव प्रोग्राम। सी यू अगेन, बाय बाय। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।